नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है प्रेमचंद के समानता का समर्थन संबंधी विचार, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा कि प्रेमचंद की कहानियों में अभिव्यक्त जाति उन्मूलन की अवधारणा। तो पहले हम लोग समानता का समर्थन करते हुए उनका जो विचार है उनको देख लेते हैं। प्रेमचंद ने अपने समानता संबंधी विचारों का समर्थन प्रमुखतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलित चिंतन तथा गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले अछूतों के मंदिरों में प्रवेश देने के आधार पर किया है, जिसमें प्रेमचंद डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकता से अधिक प्रभावित होकर दलितों से सज्जनता का व्यवहार करने का समर्थन करते हुए उन्हें अपने बराबर मानने का विचार व्यक्त करते हैं। अर्थात उस समय दलितों का जीवन में सुधार लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी प्रयासरत थे, गांधी जी भी प्रयासरत थे और प्रेमचंद भी प्रयासरत थे। लेकिन जो दोनों का जो विचार था, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो दोनों के विचार में थोड़ा सा फर्क था और प्रेमचंद जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को अधिक मानते हुए प्रतीत होते हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से अछूतों के साथ सम्मानजनक तथा समानता युक्त व्यवहार का समर्थन करते हुए दिखते हैं। इस बात की पुष्टि की उनकी जो रचना है एक मंत्र है ना, इस कहानी में भी एक सवर्ण पात्र है जिनका नाम है लीलाधर चौबे, जो कि दलितों को सवर्णों के समकक्ष लाने वाले प्रचारकों में से एक है। वे सबको समानता का पाठ पढ़ाते हैं, तो उनके व्यवहार को एक अछूत देखकर उनसे प्रश्न करता है कि मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा। अर्थात ये जो लीलाधर चौबे है ये समानता का बात करते हैं, है ना। ये कहते हैं कि दलितों में और सवर्णों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ये सब समान है। लेकिन जब उनसे प्रश्न किया जाता है, कोई दलित प्रश्न करते हैं कि मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा, तो फिर इंटरेस्टिंग है, देखिए वो क्या जवाब देते हैं। तो चौबे जी ने इसका जो उत्तर देते हैं वो अत्यंत विचारणीय है। वो कहते हैं, जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार बदल न जाए, जब तक तुम्हारे आहार विहार में परिवर्तन न हो, हम तुमसे विवाह का संबंध नहीं कर सकते। मांस खाना छोड़ दो, मदिरा पीना छोड़ दो, शिक्षा ग्रहण करो, है ना, तभी तुम उच्च वर्ण के हिंदुओं में मिल सकते हो। यहाँ पर फिर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या उच्च वर्ण के हिंदू मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, अशिक्षित नहीं हैं? इन सब का उत्तर सकारात्मक है तथा दलितों में भी सवर्ण रिश्ते जोड़ते हैं। वस्तुतः यह प्रेमचंद युग की सीमा के साथ साथ यह एक सवर्ण का संशय भी था। फिर भी इस संदर्भ में अपने युग का अनिवार्य शर्त मानते थे, जिसका मुख्य लक्ष्य वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के भेद तथा धार्मिक पाखंड जैसी बुराइयों को समाज से समूल उखाड़ फेंकना है। अर्थात प्रेमचंद इसमें कोई सुधार की अपेक्षा नहीं रखते थे। उनका ये मानना था कि थोड़ा बहुत सुधार करने से ज़्यादा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उनका मानना था कि इन समस्याओं को तो समूल उखाड़ फेंक देना चाहिए, अर्थात जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए, और ये समानता को जो सिद्धांत है ये समाज में लागू होना चाहिए, है ना। एक लेख में उन्होंने यह भी माना था कि हमारे स्वराज का उद्देश्य देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के साथ साथ इसे सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियों व नियमों से भी मुक्त कराना है, जो देश के लिए विदेशी शासन से भी अधिक नुकसानदेह है। इसलिए प्रेमचंद वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अंत को भारतीय राष्ट्रीयता की प्रथम अनिवार्य शर्त मानते थे, जिसका उद्देश्य वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक पाखंड जैसी बुराइयों को
समूल रूप से उखाड़ फेंकना है। प्रेमचंद की दृष्टि से दलितों की वास्तविक स्थिति छिपी हुई नहीं थी, इसलिए वे उनके लिए विशेष सुविधा का प्रावधान करने के पक्षपाती थे। पावन तिथि नामक 26 दिसंबर 1932 को लिखे गए लेख के माध्यम से उन्होंने अपनी इस बात को स्पष्ट किया है। प्रेमचंद यह चाहते थे कि दलितों में शिक्षा के आधार पर ज्ञान का प्रकाश फैले तथा इसके माध्यम से वे अपने जीवन और समाज में व्याप्त अंधकार को दूर कर सकें। प्रेमचंद दलितों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये समाज के लोगों में दूरी को और अधिक बढ़ाएंगे, बल्कि वे तो इस बात का समर्थन करते थे कि सवर्ण बालकों के विद्यालय में रहते हुए भी दलित बालकों को पढ़ने की विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए, ताकि उनके मन में किसी भी प्रकार की कुंठा न पनपे तथा उनमें आत्मविश्वास की भावना बनी रहे। प्रेमचंद भविष्य दृष्टा थे। उनकी यह राय समाज जाने अनजाने में मानने को बाध्य है, क्योंकि यह एक सुखद पहल है। तो समानता संबंधी प्रेमचंद के विचारों को जानने के बाद अब जो टॉपिक है वो है प्रेमचंद की कहानियों में अभिव्यक्त जाति उन्मूलन की अवधारणा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को देख लेते हैं। प्रेमचंद को समाज में समता स्थापित करने के कार्य में पग पग सवर्ण समाज द्वारा अवमानना तथा अपमान का दंश सहन करना पड़ा। सन 1931 में अछूत वर्ग पर लिखी गई सदगति कहानी उनकी एक अत्यंत यथार्थवादी एवं मार्मिक कहानी है, जिसमें एक दुखी दलित अपनी बेटी की विवाह हेतु लग्न निकालने के लिए पंडित के यहाँ जाकर मिन्नत करता है, तो पंडित जी ने उसका कार्य करना स्वीकार करते हुए लकड़ी की एक मोटी सी गांठ फाड़ने का कार्य सौंपकर उससे बेगार भी लेते हैं। और बीड़ी पीने के लिए पंडिताइन से जब वो थोड़ी सी आग मांगता है तो उसके छू जाने के भय से अपना बचाव करते हुए पंडिताइन उसके ऊपर ही आग फेंक देती है और वो जल जाता है। यद्यपि उसके द्वारा फाड़ी गई और छुई हुई लकड़ी से खाना बनाने में पंडिताइन को कोई परहेज नहीं है, तथापि उसकी देह से छू जाने का भय गहरा सता रहा है। इस ढोंग को प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से उजागर करते हैं, है ना। जब भूखा प्यासा दलित मोटी गांठ को फाड़ते फाड़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो दलितों द्वारा लाश न उठाने या किसी बड़े हंगामे के खड़े करने के भय से बचते हुए पंडित जी उसकी लाश को रस्सी के फंदे से बांधकर घसीटते हुए गांव के बाहर खेत में डाल देते हैं, जहां उसकी देह को गिद्ध, कौवे, कुत्ते आदि जानवर नोचने लगते हैं। जिस अछूत के छू जाने से भी पंडित स्वयं को अपवित्र मानते थे, उसकी लाश को भय के कारण अपने कंधे के सहारे खींच कर ले जाते हैं और फिर नहा धोकर पवित्र होने का उपक्रम भी करते हैं। इस कहानी के कारण प्रेमचंद को चारों तरफ से आने वाली टिप्पणियों का तार्किक और व्यवस्थित जवाब देना पड़ा था, क्योंकि प्रेमचंद एक सच्चे हृदय से छुआछूत तथा वर्ण व्यवस्था को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध रचनाकार थे, है ना। अर्थात सवर्ण लोगों द्वारा इस पर काफ़ी टीका टिप्पणियाँ की गई, लेकिन प्रेमचंद ने सबको सही सही जवाब दिया। वैसे ही गोदान नामक उपन्यास जो है, तो उस उपन्यास में भी प्रेमचंद ने सीलिया मातादीन के संदर्भ में सवर्ण जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति की लड़की सीलिया के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्हें अपनी विलासिता का शिकार बनाने के प्रसंग को उजागर किया। अर्थात मातादीन जो है वो सीलिया को क्या करता है, अपने प्रेम पास में बांध लेता है। बड़ी जाति के लोग यूं ही छोटी जाति के लोगों से स्पर्श हो जाने के भय से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन उनकी बहू बेटियों के रूप यौवन पर मुग्ध होकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने झांसे में देकर उसका उपभोग करते हैं। मातादीन के धर्म की विकृति
इसी के द्वारा होती है कि सिलिया नीच जाति की है और मातादीन ब्राह्मण है। वो उसे अपने प्रेम पास में फंसाकर उन्हें बिन ब्याही माँ तो बना देता है, लेकिन उसके हाथ से बनाए गए भोजन को खाने से परहेज करता है। इसी प्रकार 1932 में प्रकाशित कहानी ठाकुर का कुआं भी एक अत्यधिक प्रभावशाली एवं मार्मिक कहानी है, जो एक प्रकार से सद्गति की ही पूरक मानी जा सकती है, जिसमें सद्गति में धर्म का एक ठेकेदार है जिसके द्वारा शोषण होता है, तथा ठाकुर का कुआं में इसका ठीक दूसरा पहलू है, जहां लाठी या आतंक के बल पर निम्न लोगों का दमन किया जाता है। ठाकुर का कुआं कहानी का नायक जोखू बीमार है और वो पानी पी रहा है, जिसमें से दुर्गंध आने के कारण वो पिया ही नहीं जा रहा है ना। तब उसकी पत्नी गंगी उसे वह पानी पीने से रोक देती है और ठाकुर के कुएं से दूसरा पानी लाने की सोचती है, क्योंकि गांव में कोई और दूसरा कुआं था ही नहीं। जब जोखू उसे ठाकुर के कुएं पर जाने से रोकता है, लेकिन फिर भी गंगी स्वच्छ पानी के लिए संघर्षरत रहती है, किंतु ठाकुर की आंख खुलते ही वो वहाँ से अपने प्राण बचाकर भागती है, और जब घर जाके देखती है तो जोखू वही गंदा पानी पी रहा है ना। यहाँ प्रेमचंद यह दर्शाते हैं कि सवर्ण लोग जो गंगी जैसी दलित स्त्रियों को अपनी वासना का शिकार तो बनाते हैं, लेकिन दिन के उजाले में छुआछूत की भावना को दर्शाते हुए अपने धर्म को भ्रष्ट होने से बचाने का पाखंड भी करते हैं। इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद इन्हीं पाखंडों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज की आंख खोलता है और अपनी इन्हीं रचनाओं के कारण मराठी दलित रचनाकार उनका काफ़ी सम्मान करते हैं। दलित के जीवन तथा समाज में उनकी स्थिति पर प्रेमचंद ने 1934 में दूध का दाम नामक एक और कहानी लिखी। इसमें उच्च वर्गीय महेशनाथ के यहाँ 3 बेटियों के बाद बेटा का जन्म हुआ और उसके घर में खुशी का वातावरण है, किंतु समस्या यह है कि महेशनाथ की पत्नी को दूध नहीं आता है। तब घर के जच्चे खाने में काम करने वाली दलित स्त्री भूंगी महेश के पुत्र को अपना दूध पिलाती है ना। और उसी समय क्या है, भूंगी का भी एक अपना बेटा होता है ना, जिसको ठीक से दूध नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये अपना दूध महेशनाथ के बेटे को पिला देती है। भूंगी का पति पहले ही मर चुका है और एक दिन परनाला साफ करते समय भूंगी की भी मृत्यु हो जाती है, और तब उसका बेटा मंगल पूरी तरह से अनाथ हो जाता है और अब वह महेशनाथ के घर के ही जूठन पर पलने लगता है। वही मंगल जिसके हिस्से का दूध महेश बाबू का बेटा अपना अधिकार समझकर पी जाता था, उसे पेट भरने के लिए घर भर का जूठन ही नसीब होता है, और अछूत होने के कारण उसे घर में भी रहने नहीं दिया जाता। तब वो बाहर नीम के पेड़ की छांव को ही अपना आश्रय पाता है। यहाँ प्रेमचंद भी ठीक घर के द्वार के सामने दलित के पड़े रहने को भी गांव के धर्मात्मा लोगों द्वारा अशुभ मानना दिखाते हुए वहाँ से भी मंगल को हटा देना धर्म के विरुद्ध दिखलाना चाहते हैं। जब मंगल की माँ महेशनाथ के बेटे को अपना दूध पिला रही थी, तब उन्हें कोई छुआछूत नज़र नहीं आया था, लेकिन आज जब अनाथ मंगल के घर के बाहर नीम के पेड़ के छांव में आश्रय प्राप्त करता है, तो भले लोगों को उनसे भी आपत्ति होती है और वहाँ से उसे हटवा देते हैं। कफन नामक कहानी में के आधार पर भी प्रेमचंद ने हिंदू समाज में व्याप्त पाखंडों तथा उनके कुरूप चेहरे के प्रति घृणा उत्पन्न करते हुए दलित पात्रों के प्रति अत्यंत सहानुभूति व्यक्त करते हैं।
इन रचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रेमचंद एक ऐसे भारत का स्वप्न देख रहे थे जहां पर सभी प्रकार की गुलामी, जाति, धर्म, लिंग आधारित शोषण से मुक्ति हो, क्योंकि राष्ट्रीयता की प्रथम शर्त भी वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच तथा धार्मिक पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंकना है। आज के समय में यह सच होता हुआ लग भी रहा है, क्योंकि दलितों में आत्मसम्मान की भावना आ चुकी है और वे अब अपना अधिकार भी जान चुके हैं। आज किसी भी दलित का शोषण कर पाना उच्च वर्ण के लिए सरल कार्य नहीं रहा है और आज हिंदू समाज के लोगों में शिक्षा के प्रसार के कारण प्रेम की महत्ता और जाति पाति की निरर्थकता समझ में आने लगी है। अर्थात जो स्वप्न प्रेमचंद देखे थे आज वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।